वहित मल उपचारण सीवेज ट्रीटमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह उन सभी के लिए है जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। दरअसल वहित मल या सीवेज वह गंदा पानी होता है जो घरों, उद्योगों और नगरों से निकलता है। यह जल नालियों के माध्यम से बहता हुआ सीधे जल स्रोतों तक पहुंचता है, जिनमें जंतुओं, मानव के मल, साबुन, तेल, खाद्य पदार्थ, डिटर्जेंट, रसायन और सूक्ष्मजीव भी होते हैं। ये यदि सीधे किसी जल स्रोत में मिलते हैं तो उस जल स्रोत को दूषित कर देते हैं। अतः इन्हें जल स्रोतों में मिलने से पहले इनका उपचारण करना आवश्यक है, क्योंकि यह सीवेज बिना उपचार के यदि नदियों या जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं तो ये जल प्रदूषण करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है और इससे जंतु सफोकेट करके दम तोड़ते हैं, उनमें घुटन सी होने लगती है। इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार बनेंगे, जैसे वहित मल सीवेज क्या है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। सीवेज ट्रीटमेंट का उद्देश्य। सीवेज दरअसल प्रदूषक के रूप में हमारे घरों से, नगरों से या उद्योगों से निकलता है और यदि इन हानिकारक पदार्थों को ना हटाया जाए तो जल को दूषित कर देते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा इनसे अशुद्धियाँ दूर करके जल प्रदूषण को रोका जाता है। जल को पुनः उपयोग योग्य बनाया भी जाता है तथा पर्यावरण की सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है। एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज का उपचारण निम्न 3 स्टेप में किया जाता है। प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तथा तृतीयक उपचार, टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राथमिक उपचार यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी में उपस्थित सभी ठोस कणों को हटाया जाता है, अर्थात यहाँ पर जल में घुली हुई अशुद्धियों को छोड़कर अघुलनशील अशुद्धियाँ जैसे प्लास्टिक, कांच, मेटल्स आदि को हटाया जाता है और इन्हें हटाने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े कचरे जैसे प्लास्टिक, बोतलें, कपड़ा, लकड़ी आदि को अलग किया जाता है और इसका मेटल स्क्रीन नामक यंत्र का उपयोग करके यह प्रक्रिया की जाती है। सेकंड है ग्रिट रिमूवल। ग्रिट का अर्थ होता है कि सीवेज में उपस्थित रेत, मिट्टी के कण या कंक्रीट को हटाया जाता है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ग्रिट चैम्बर में ये आसानी से अलग हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी बड़े कण होते हैं उन्हें बॉटम पर, तली पर बैठने दिया जाता है, जिसे प्राइमरी स्लज भी कहते हैं, और ऊपर के पानी को प्राइमरी एफ्लुएंट भी कहते हैं, और इस प्रकार से जल को अलग करके अशुद्धियों से दूर कर लिया जाता है। इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दूसरी अवस्था अर्थात उपचारण का दूसरा स्तर शुरू होता है, लेकिन इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। प्राइमरी स्लज क्या है और स्क्रीनिंग का
उद्देश्य क्या है? द्वितीयक उपचारण में ऐसी जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत जिसमें सूक्ष्म जीव पानी में उपस्थित जैविक कणों को विघटित करते हैं, अर्थात यहाँ पर जैविक पदार्थों का अपघटन या डीकम्पोजिशन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न चरण होते हैं। पहला, एयरेशन टैंक। यहाँ पर सीवेज को एक ऐसे टैंक से गुजारा जाता है जहाँ पर लगातार वायु का प्रवाह होता रहता है। वायु के प्रवाह होने से एरोबिक बैक्टीरिया सक्रिय रहते हैं और वे कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में लगातार बदलते रहते हैं। सेकंड है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया और फंगस मिलकर फ्लोस बनाते हैं। ये फ्लोस ग्रुप में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैविक पदार्थों को लगातार खाकर उनकी संख्या को कम करते रहते हैं। सेकेंडरी क्लियरीफर फ्लश नीचे बैठते जाते हैं। इन्हें एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज वही स्लज होते हैं जो माइक्रोब्स अर्थात बैक्टीरिया तथा कवक द्वारा डिकम्पोज लगातार किए जाते रहते हैं। इसका कुछ भाग रिसाइकल होता है, बाकी का भाग एनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। ऐसे टैंक में भेजा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में फर्मेंटेशन किण्वन की प्रोसेस कराई जाती है। इस स्तर पर इस उपचारण प्रक्रिया से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक्टिवेटेड स्लज क्या है? एरेशन टैंक में क्या होता है? तथा सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल क्यों कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अंतिम में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तृतीयक उपचारण टर्शियरी ट्रीटमेंट, यह अंतिम चरण होता है सीवेज ट्रीटमेंट का। इसमें बचे हुए नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाया जाता है और इस विधि में केमिकल प्रेसिपिटेशन से फास्फेट को हटाया जाता है। क्लोरीनेशन या अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट से रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है तथा फिल्ट्रेशन से पानी को यहाँ पर शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है। इससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो हैं, क्लोरीनेशन का उद्देश्य क्या है? टर्शियरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? अब बात करते हैं स्लज के उपचार के बारे में। एक्टिवेटेड स्लज को एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है। यह एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों को तोड़कर मीथेन या बायोगैस बनाते हैं और यह गैस फ्यूल के रूप में या गैस ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। शेष अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पर खेतों में खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति को लगातार बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। एनाएरोबिक डाइजेस्टर का कार्य क्या है? मेथेनोजेंस कैसे बनती है? मेथेनोजेन बैक्टीरिया से बनने वाली गैस यहाँ पर मेथेनोजेन होती है। अब बात करते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जल स्रोतों में उर्वरक नाइट्रेट, फास्फेट झीलों व तालाबों में पहुंच जाते हैं और चूँकि ये
पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर शैवाल एल्गी की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। एल्गल ब्लूम बन जाने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जल में घटने से मछलियाँ लगातार मरती रहती हैं। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं या सुपोषण कहते हैं, अर्थात पोषक तत्वों की अधिकता में शैवालों का बढ़ जाना, और जिसके कारण उनमें ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर की मात्रा कम हो जाती है और मछलियाँ ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने या सफोकेशन के कारण मरने लगती हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन क्या है, यह कैसे होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जिसे हम बायोमैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। बायोमैग्नीफिकेशन को हम जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन भी कहते हैं। जब किसी प्रदूषक पदार्थ जैसे DDT, जो कि एक कीटनाशक है, तथा मरकरी की मात्रा खाद्य श्रृंखला फूड चेन में एक स्तर से अगले स्तर पर बढ़ती जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हानिकारक पदार्थ खाद्य स्तर में लगातार प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसे हम जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया जिनमें खाद्य श्रृंखला में ऊपर के स्तर पर जीवों में किसी विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तथा ये विषैले पदार्थ जीवों के ऊतकों में जमा हो जाते हैं और शरीर द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर भारी धातुओं जैसे पारा या कीटनाशक DDT के कारण होती है। यह कैसे काम करता है, हम बात करेंगे इसके तरीके के बारे में। तो ये शुरुआती समय में ये विषाक्त पदार्थ पर्यावरण या पानी में पाए जाएंगे। जो निम्न पोषी स्तर, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर, इन सूक्ष्म जीव इन पदार्थों को वातावरण से ग्रहण करते हैं तथा अपने शरीर में जमा करके इकट्ठा करते हैं। यह जीवधारी जब अगले पोषी स्तर द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह एक साथ कई छोटे जीवों का शिकार करता है। इससे छोटे जीवों में जमा हुआ विषैला पदार्थ बड़े जीव के शरीर में जमा हो जाता है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। उच्च पोषी स्तर में यह प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के हर उच्च स्तर पर दोहराई जाती है, जिन्हें हम टॉप कार्निवोर या शीर्ष शिकारी, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, इनमें सबसे अधिक इन विषाक्त पदार्थों का स्टोरेज या संचय होने लगता है। अगर उदाहरण से स्पष्ट करें तो हम समझते हैं DDT और पक्षियों के बारे में। DDT कीटनाशक मछलियों जैसे जलीय जीवों में जमा हो जाते हैं। जब बाज, चील या अन्य शिकारी पक्षी इन मछलियों को खाते हैं, तो उनके शरीर में DDT की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। इससे उनके अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं और पक्षियों की आबादी भी कम हो जाती है। इसी प्रकार से पारा और मनुष्य मछलियों में पारे के संदूषण के कारण समुद्री भोजन का सेवन करने वाले मनुष्य गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, DDT को फाइटोप्लैंक्टन्स या जूप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक या जंतु प्लवक उपयोग करते हैं और इनका उपयोग छोटी मछलियाँ तथा छोटी मछलियों का उपयोग
बड़ी मछलियाँ भोजन के रूप में करती हैं और सभी प्रकार की मछलियों का उपयोग मनुष्य करता है। तो इस प्रकार डीडीटी खाद्य श्रृंखला से होते हुए प्रत्येक पोषी स्तर में पहुंच जाता है। यहाँ पर मानव के शरीर में डीडीटी की सबसे अधिक मात्रा जमा हो जाती है। अब बात करेंगे इससे संबंधित प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, बायोमैग्नीफिकेशन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए और यह मनुष्यों को कैसे प्रभावित करता है? बोर्ड परीक्षा के लिए अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि सीवेज क्या है, व्हाट इज प्राइमरी इफ्लुएंट, एक्टिवेटेड स्लज का अर्थ क्या होता है, यूट्रोफिफिकेशन शब्द किसे दर्शाता है, बायोमैग्नीफिकेशन का एक उदाहरण लिखिए। तो बात करेंगे इनके आंसर की, तो हम समझते हैं सीवेज घरों से निकला हुआ वहित मल या उद्योगों तथा जंतुओं मानवों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट यह स्लज के विपरीत अर्थात वह जल जो ऊपर की ओर पाया जाता है उसे हम प्राइमरी इफ्लुएंट्स कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज ऐसा स्लज जिसको एरेशन टैंक में रख कर तेजी से घुमाया जाता है। यूट्रोफिफिकेशन किसी भी वाटर बॉडी में यदि जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। और बायोमैग्नीफिकेशन का एक उदाहरण लिखिए। बायोमैग्नीफिकेशन का सबसे शानदार उदाहरण मरकरी तथा पारा द्वारा होने वाला प्रदूषण जो कि उच्च पोषी स्तर तक पहुंचता है। इसी प्रकार से वेरी शॉर्ट आंसर के अतिरिक्त शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं जो 2 या 3 मार्क से के होते हैं। इसमें क्वेश्चन है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 3 चरण कौन कौन से हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का वर्णन करिए, एनएरोबिक डाइजेशन की प्रक्रिया समझाइए, यूट्रोफिफिकेशन के कारण तथा प्रभाव लिखिए, बायोमैग्नीफिकेशन मनुष्य के लिए कैसे हानिकारक है। इसी प्रकार से यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि 5 नंबर के होंगे। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी प्रक्रिया का आरेख सहित वर्णन कीजिए। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी उपचारण में क्या अंतर है, यूट्रोफिफिकेशन और बायोमैग्नीफिकेशन की तुलना कीजिए। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पर्यावरणीय महत्व स्पष्ट करिए। दोस्तों, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट को आसानी से समझकर और इसका उपचारण लगातार करते हैं तो हमारे पर्यावरण में फैलने वाला प्रदूषण, चाहे वह जल प्रदूषण हो, चाहे वह वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण हो, इसमें लगातार कमी की जा सकती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे लिए जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाता है। यूट्रोफिफिकेशन और बायोमैग्नीफिकेशन जैसी समस्याओं से पर्यावरण को बचाता है। और इसी प्रकार से अगर हम सभी जल संसाधनों की सुरक्षा में योगदान दें तो धरती को स्वच्छ व सुरक्षित बनाया जा सकता है। क्योंकि जल ही जीवन है तो इसको भी स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। Thank you so much.